मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। हमारे देश में आज़ादी से पहले मैकॉले के इतिहास में, जो मैकॉले के द्वारा रचा गया था, जो इतिहास लिखा गया था, उसके माध्यम से हमें उल्टा इतिहास पढ़ाया गया, तोड़ मरोड़ कर हमारा इतिहास पढ़ाया गया। और उसके बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो देश आज़ाद होने के बाद भी हमें हमारे इतिहास के बारे में गलत जानकारी दी गई। हमारे स्कूल कॉलेजों में हमें गलत हमारा इतिहास पढ़ाया गया। उस वक्त राजा पोरस ने सिकंदर से कहा था कि सिकंदर, तेरी हिम्मत क्या हुई भारत जैसे देश के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कम से कम भारत वर्ष का इतिहास तो जान लिया होता कि प्राचीन इतिहास भारत का क्या रहा है। और उस वक्त सिकंदर को बांध करके राजा पोरस के सामने पेश किया गया था और राजा पोरस ने सिकंदर से कहा था कि बोल, अब तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तब सिकंदर ने कहा था राजा पोरस से कि मैंने तो सुना है कि भारत के राजा बहुत दयावान होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, बड़े बड़े अपराधों को माफ़ कर देते हैं, बड़े बड़े अपराधियों को माफ़ कर देते हैं और बहुत दयावान होते हैं, तो मैं तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए। तब राजा पोरस ने सिकंदर को कहा कि तुझे एक ही शर्त पे मैं माफ़ कर सकता हूँ कि वापस अपने वतन लौट जा और मुड़ करके फिर कभी भारत में मत आना। और अपने बच्चों से भी, अपनी संतान से भी ये बोल देना कि कभी मुड़कर भी गलती ना करे भारत के ऊपर इस प्रकार के आक्रमण करने की, वरना तुझे मार दिया जाएगा, तू जिंदा नहीं रहेगा। तो ये कहकर के सिकंदर ने मान लिया। सिकंदर ने कहा कि ठीक है, मैं वापस नहीं आऊँगा, कभी भी मुझे माफ़ कर दिया जाए। और इस प्रकार से सिकंदर को राजा पोरस ने छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। माफ़ करने के बाद में पोरस जैसे अपने वतन जाता तो 15 दिन के बाद ही पोरस बीमार होकर के जो है ना, सिकंदर बीमार होकर के जो है ना मर जाता है। 15 दिन के बाद ही बाहर से जैसे हो गया है सिकंदर अपने वतन, वो बीमार हो जाता है और बीमार होके सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। उसके ठीक 25 साल के बाद, उस वक्त जब अवध में, पटना में राजा चंद्रगुप्त का जो ना शासन आ गया था भारत के अंदर और पटना राजधानी बना दी गई थी चाणक्य की मदद से। तो गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना करके उसकी राजधानी जो है ना पटना में बना दी थी। तो उसके ठीक 25 साल के बाद उसका, सिकंदर का एक सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस, उसने भारत के ऊपर चढ़ाई कर दी और उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। 3 घंटे तक ये आक्रमण चला। 3 घंटे के बाद में सेल्यूकस की सेना को, ज़्यादातर सेना को मार दिया गया, या कुछ जो सेना बची थी वो पीछा छुटा करके डर के मारे वहाँ से भाग गई। वहाँ पे जो है वापिस भाग गई। तो उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पकड़ लिया और सेल्यूकस को जब चंद्रगुप्त मौर्य के सामने जब पेश किया गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे ही तलवार उठाई इसको मारने के लिए, तो बीच में चाणक्य आ गए। तो चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त, इसको मारो मत, इसको छोड़ दो कुछ समय के लिए, 2-4 मिनट इससे बात कर लेने दो, उसके बाद में इसका जो भी किया जाएगा उसके बाद में किया जाएगा। चाणक्य ने सेल्यूकस से कहा कि तुम्हारे राजा को, सिकंदर को, शर्तों के आधार पर छोड़ा गया था और तुमने उन शर्तों का उल्लंघन किया है। अब मैं तुझे मार देता हूँ, तेरा कत्ल कर देता हूँ। तो सेल्यूकस कहता कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। तो चाणक्य कहते हैं कि तुझे सिर्फ 2 ही शर्तों पर माफ़ किया जा सकता है और तुझे बिना शर्तों के छोड़ा नहीं जा सकता है और बिना शर्तों के तुझे माफ़ नहीं किया जा सकता। तब सेल्यूकस ने चाणक्य से कहा कि महाराज बताओ आपकी क्या शर्तें हैं, मैं सब शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तब चाणक्य ने कहा सेल्यूकस को कि 2 शर्तें हैं और उसमें पहली शर्त सबसे अच्छी है तेरे लिए, अगर वो मान ले तो बहुत अच्छी बात है। तब सेल्यूकस ने कहा चाणक्य से कि आप कहिए, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। तब चाणक्य ने सेल्यूकस से कहा कि तुम अपने साथ अपनी बेटी को लेकर आए हो। उसकी बेटी को लेकर के आया था सेल्यूकस। जब भारत में दोबारा से जब चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन था पटना में, भारत के अवध के अंदर, तो जब आक्रमण करने आया तो सेल्यूकस अपनी बेटी को, हेलन को साथ लेके आया था। उसका दूसरा नाम भी था कार्सिका। तो सेल्यूकस अपनी बेटी हेलन को लेके आया। तो चाणक्य ने कहा
कि एक शर्त पर तुझे माफ़ कर किया जा सकता है, तू अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दे तो तुझे माफ़ कर दिया जाएगा। और इस शर्त के लिए सेल्यूकस मान गया। सेल्यूकस ने कहा कि मुझे मंजूर है। और जब सेल्यूकस ने इस बात को मानी तो शादी की तैयारियां हुई। शादी की तैयारियां जो है ना वो कर दी गई, बेदी बनाई गई और शादी उसकी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हेलेन की हो गई। जब शादी हो गई, सब कामों से निमट गया, तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा, सेल्यूकस ने चाणक्य से कहा कि महाराज अब मैं क्या अपने वतन जा सकता हूँ? तब चाणक्य ने कहा, हाँ बिल्कुल अपने वतन जा सकते हो, मगर जाते जाते एक बात जरूर सुन करके जाना, जो भी तुम्हारी बेटी से संतान होगी उसको भारत का राजा नहीं बनने दूंगा मैं, क्योंकि चंद्रगुप्त की पहले भी एक शादी हो चुकी है और अब तुम्हारी बेटी ने चंद्रगुप्त से शादी कर ली है, और जो भी बच्चा तुम्हारी बेटी से होगा उसको भारत का राजा नहीं बनने दिया जाएगा। तब सेल्यूकस ने कहा कि क्योंकि अब तो मेरी जो बेटी है आपकी बहू होगी, भारत की बहू होगी है, तो उससे जो संतान होगी वो राजा क्यों नहीं बन सकता। तब चाणक्य ने कहा सेल्यूकस से कि तुम्हारी बेटी विदेशी है और तुम भी विदेशी हो, और जो तुम्हारी बेटी से जो संतान पैदा होगी वो भी आदि विदेशी होगी, और जब अगर उसको राजा बना दिया जाएगा और तुम्हारी बेटी ने उसके कान में फूंक मार दी तो हमारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा। इसलिए हम आपके बेटी से पैदा हुई संतान को भारत का राजा नहीं बनने देंगे। एक बात याद रखना दोस्तों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात यहाँ हमारे देश में आज की तारीख में भी लागू होती है। सोनिया गांधी विदेशी है और सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी भी विदेशी है। अगर आज सोनिया गांधी के बेटे को अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या होगा? वही होगा जो सेल्यूकस की बेटी ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो शादी करी थी, जो चाणक्य ने जो शर्तें रखी थी, वही शर्तें यहाँ भी लागू होती हैं। क्योंकि राहुल गांधी की माँ विदेशी है इटली से, तो उसमें खून आधा तो सोनिया गांधी का है ही, आधा राजीव गांधी का, तो आधे सोनिया गांधी का भी है। तो ऐसे व्यक्ति को देश का राजा या देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। और आपको याद होगा कि सोनिया गांधी एक प्रस्ताव लेकर के आई थी संसद के अंदर। तो प्रस्ताव क्या था कि कोई भी मुस्लिम अगर किसी हिंदू के घर में अगर खाली है और वो किराए पे लेना चाहता है, अगर वो खाली है, अगर कोई भी हिंदू इसको किराए पे मकान देने से मना करेगा, तो अगर उस मुसलमान ने अगर कोर्ट में केस कर दिया तो उस हिंदू को सजा मिलेगी। दूसरा, किसी भी गांव में या शहर में अगर हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है तो उस झगड़े के अंदर दोषी हिंदू को माना जाएगा, मुसलमान को नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक कभी झगड़ा नहीं करते हैं। ऐसी प्रकार की उस प्रस्ताव में बहुत सारी 20 बात लिखी हुई थी। उस समय विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी उस वक्त अगर विपक्ष में नहीं होती और ये प्रस्ताव पास हो जाता तो आज यकीन मानिए आप, इस भारत के अंदर फिर से दोबारा से औरंगजेब का शासन शुरू हो जाता। और फिर क्या होता ये सब बताने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से जब सुभाष चंद्र बोस ने वर्मा की धरती से अपनी सेना को जब वो संबोधित कर रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना से कहा था, मित्रों, मुझे जो दिल्ली से जो हवा आ रही है उस हवा के अंदर मुझे रोने की, चीखने की, हमारी भारत माता की जो ना, भारत भूमि की जो ना आवाज़ सुनाई देती है। और भारत माता मुझे चीख चीख करके कह रही है कि सुभाष चंद्र बोस, और कितना वक्त लगेगा मुझे इस गुलामी के जंजीरों से बाहर निकलने में, कब मैं इस गुलामी से आज़ाद होंगी। और आज भी वही बात है। आज भी हमारे देश के वातावरण में, वायुमंडल में आज भी चीखने, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आते हैं। क्योंकि हमारे देश की श्री राम जन्मभूमि, जहाँ पर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, जहाँ भगवान राम की जन्मभूमि में, वहाँ सुबह उठते ही करोड़ों गायें कत्ल खानों में काटी जाती हैं और उन गायों की चीख पुकार इस वायुमंडल में घूमती है, गूंजती है, जो हमारे कानों में आती है। आप सुबह सुबह ध्यान लगा करके एक बार आप सुनना, आपको वायुमंडल के अंदर चीख पुकार, बहुत शांत होता है सुबह का वातावरण,
जब सुबह के वातावरण में आप 6-7 बजे जब देखेंगे ध्यान से कान लगा के, तो वायुमंडल में गूंज से इस प्रकार की एक आवाज़, एक विशेष प्रकार की आवाज़, एक अद्भुत प्रकार की आवाज़ आती है। वो उन हमारे गायों का जो कत्ल होता है सुबह सुबह बूचड़खानों में, जो जानवरों का कत्ल किया जाता है, उन्हीं की चीख पुकार का जो वो वातावरण में शोरगुल होता है, वो वातावरण इसी प्रकार से उसमें वातावरण में छाया रहता है। आप वेद पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, कोई बुराई नहीं है। आप रोजाना की वेद पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, मगर आप एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए तो एक हाथ में शस्त्र भी होना बहुत जरूरी है। अगर एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला भी होना जरूरी है, वरना माला को भी आप सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। कोई भी आएगा आपके 2-4 थप्पड़ मारेगा और आपकी माला भी छीन लेगा। तो इस प्रकार से एक हाथ में अगर माला है तो एक हाथ में भाला होना भी जरूरी है। एक हाथ में माला हो और एक हाथ में भाला, एक तरफ ज्ञान की गंग बहे और एक तरफ लहू का नाला, और वतन की आबरू से जो खिलवाड़ करे उसको वतन से बाहर करो और उसका मुंह काला कर दो, और मुंह काला करके उसको वतन से बाहर कर दो। इस प्रकार से नहीं, पहले की जो गांधी जी के जो फिलोसफी थी कि जो आदमी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, फिर दूसरे पर थप्पड़ मारेगा फिर तीसरा गाल कहाँ से लाओगे। इस प्रकार से कब तक बचते रहोगे और कब तक अपनी जान बचाते रहोगे। इस प्रकार से ज़्यादा दिन तक जो है ना जान बचने वाली नहीं है, क्योंकि कायर का दुश्मन जो है ना बहादुर होता है, और चोर का दुश्मन, चांद का दुश्मन चोर होता है, और बेईमान का दुश्मन, साहूकार का दुश्मन बेईमान होता है। तो कोई भी हर जो कायर व्यक्ति है वो उन बहादुरों का दुश्मन है, जो बहादुर, जो लड़ना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सब का जो है ना वो दुश्मन है। मान लो कि तुम्हारे सर के ऊपर अब तुम बैठो और तुम्हारे सर के ऊपर तलवार लटक रही हो, तुम्हें पता कि मैं यहाँ पर बैठ के भजन कर रहा हूँ और कोई मेरे ऊपर खड़ा है तलवार तान करके मेरी गर्दन को कभी भी किसी वक्त भी उड़ा सकता है, तो क्या आपका मन उस भजन करने में लगेगा जहाँ आप बैठकर भजन कर रहे हैं? नहीं लगेगा। तो पहले जहाँ भजन कर रहे हैं उस जगह को सुरक्षित करिए, और सुरक्षित कब होगी? जब एक हाथ में शास्त्र होंगे और दूसरे हाथ में शस्त्र होगा। एक हाथ में माला जप रहे होंगे तो एक हाथ में भाला भी होगा कि जरूरत पड़ी माला जपते जपते भाले की, तो भाला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज भी किसी गलती के कारण से अगर मान लो सत्ता बदल जाती है, तो अगर दूसरी सत्ता आ जाती है तो वो दिन दूर नहीं है कि औरंगजेब का शासन शुरू नहीं हो जाएगा। आज भी हमारे देश में सरकार हमारी है। हमारी का मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज सरकार हमारी है, उसके बावजूद भी इस देश से गाय कटना बंद नहीं हुआ है, इस देश से बुच्चड़ खाने बंद नहीं हो रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों गायें सुबह सुबह कटती हैं बुच्चड़ खानों के अंदर, दुनिया भर के बुच्चड़ खाने बने हैं। अगर आज हमारी सरकार है, हमारी सरकार होने के बावजूद भी हम अपनी गौ माता को नहीं बचा सकते हैं, उसकी जान को नहीं बचा सकते हैं, तो हमें लानत है सनातनी होने का, एक हिंदू होने पर हमें लानत है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारी सरकार होने के बावजूद भी हम हमारी गाय माता की रक्षा नहीं कर सकते हैं, और हम उस गाय के काटने वाले बुच्चड़ खानों को बंद नहीं करवा सकते हैं। पहले तो हम ये कहते थे कि सरकार जो है हमारी नहीं है, ये हिंदू विरोधी है, लेकिन आज सरकार हिंदुओं की है। मैं खुल के कह रहा हूँ, आज सरकार हिंदुओं की हमारी अपनी है। लेकिन आज भी क्या मुसीबत है उस सरकार के सामने, जो इन बुच्चड़ खानों को नहीं करवा पा रही है, जो गायों का कत्ल नहीं रोक पा रही है, गौ हत्या नहीं रोक पा रही है। क्या मजबूरी है इस सरकार के सामने? ये सवाल बनता है। ये सवाल एक खड़ा होता है, एक सवाल क्रिएट होता है मेरे दिमाग में, शायद आपके दिमाग में भी होता होगा। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सरकारें नहीं करेंगी। सरकारों को लालच हो सकता है सत्ता का, सीट का, जीतने का, वोट का, लेकिन हमें नहीं है, मुझे नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। अगर हमें और आपको लालच नहीं है सत्ता का, सीट का या वोट का, तो जो काम सरकार नहीं कर सकती वो काम हम कर सकते हैं, क्योंकि सारे काम सरकारें नहीं कर सकती हैं। बहुत सारे काम जनता को करने पड़ते हैं। सरकारें देश चलाती हैं, सरकार राष्ट्र को नहीं चलाती है। राष्ट्र को राष्ट्र की जनता चलाती है, राष्ट्र के नागरिक चलाते हैं। और समाज में क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, उसको रोकना, उसको टोकना और उसमें सुधार करना इस राष्ट्र के एक व्यक्ति का काम है, न कि सरकारों का। सरकार देश चलाती है।
वो चलाएं। और उसके लिए सेना बनी है, पुलिस बनी है, बहुत सारी एजेंसियां बनी है जो देश को चलाती, देश की जो सुरक्षा करती हैं। लेकिन इस राष्ट्र की सुरक्षा, याद रखना, कोई सरकार इस राष्ट्र की सुरक्षा नहीं कर सकती। चाहे कोई कितने भी बड़े बड़े वादे करे, मंच पे आकर कितने लच्छेदार भाषण बोले, कितना ही देश प्रेमी बने, राष्ट्रभक्त बने, सब जुमलेबाजी है। रोज आती नई नई पार्टियां। मैंने आज भी सुना था सुबह कोई नई पार्टी बनी हरियाणा के अंदर, कोई एमएलए ने बनाई है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, देश की गरीबी मिटा दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा और देश में करप्शन मिटा दूंगा। कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, सब जुमलेबाजी है, ताकि लोग आकर्षित हों ऐसी बातों से, ऐसे शब्दों से, इस प्रकार के भाषणों से। एक अभी जींद में शायद आजकल में एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन होने जा रहा है उस पार्टी का, किसी एमएलए ने एक पार्टी बनाई है, तो उसका जो एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। तो आज मैं सुन रहा था, उसकी बाइट सुन रहा था सुबह सुबह, तो वो मीडिया के सामने कह रहे थे कि मैंने इसलिए पार्टी बनाई है कि मैं इस देश से गरीबी मिटाना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो किसान के बच्चे हैं वो राजनीति में मुख्यमंत्री बने, जो फौजी के बेटे हैं वो मुख्यमंत्री बने। देखते हैं, केजरीवाल भी ऐसे ही आए थे कि मैं इसलिए आया हूँ, ईमानदार हूँ, देश में गरीबी मिटाऊंगा, गरीबों को आगे बढ़ाऊंगा, गरीबों को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो आज एक और मैंने सुना है, सुबह सुबह एक वीडियो सुना है मैंने, उस भाई को भी देख लेते हैं, नई नई पार्टी बनी, वो कितने किसान के बेटे मुख्यमंत्री बनाते हैं, कितने ईमानदार लोगों को पार्टी में जोड़ते हैं और कितनी देश की गरीबी और बेरोजगारी को ख़त्म करते हैं, ये भी आ जाता है सामने। तो ये ऐसा कुछ नहीं, ये जितने प्रकार के जितने ये जो लोग आते हैं राजनीतिक पार्टियां बना के, सिर्फ ये नया नया एक पैतरा, मकसद सबका एक ही होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनका रूट अलग होता है, मकसद एक ही होता है, जैसे करके झूठ बोल के, जोड़ तोड़ करके, ऊपर नीचे करके वोट पाना, और वोट पा करके सत्ता हासिल करना, और सत्ता हासिल करके फिर सत्ता का सुख भोगना। कोई भी इस दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं हुआ। मेरी नज़र में एक शास्त्री जी को छोड़ के एक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना जो बिल्कुल क्लियर राष्ट्रभगत हो। उससे बड़ा राष्ट्रभगत कोई प्रधानमंत्री नहीं आया आज तक। मोदी जी भी अच्छे आदमी हैं, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये सत्य है, कड़वा है मगर सत्य है। बेशक किसी को बुरा लगे, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी का, किसी नहीं। मैं सिर्फ इस राष्ट्र का सैनिक हूँ और इस राष्ट्र के लिए हूँ। और इस समाज में, इस राष्ट्र में जितनी कुरीतियाँ, जितनी बुराइयाँ हैं, जो हो रहा है, मैं उनके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। और मेरा आंदोलन, मेरी क्रांति जो मैं करने जा रहा हूँ, वो सिर्फ सिस्टम के खिलाफ है। मेरी लड़ाई, मेरा आंदोलन, मेरी क्रांति किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ सिस्टम के खिलाफ है और मुझे उस सिस्टम को बदलना है। मैं उस सिस्टम को बदलने के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ। जिस भी भाई को मेरे साथ जुड़ना हो इस क्रांति में, इस आंदोलन में, इस सिस्टम को बदलने के लिए, मोस्ट वेलकम। वॉलेंटियर आए, जबरदस्ती नहीं है। जिसकी रगों में देश प्रेम होगा, राष्ट्र प्रेम होगा, उसको इन्विटेशन देने की जरूरत नहीं है। जिसको देश से प्रेम है, इस राष्ट्र से प्रेम है, इस समाज से प्रेम है, अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चों से प्रेम है, उसको इन्विटेशन देने की जरूरत नहीं है। वो खुद, उसके अगर शरीर में खून है इस हिंदुस्तान का, तो वो आएगा, खुद वॉलेंटियर होकर आएगा, सब कुछ छोड़ करके आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि काम मत करो, नौकरी मत करो, या रोटी रोजगार का काम मत करो, वो सबसे पहले है, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर भी परिवार नहीं चलेगा, और क्योंकि रोटी नहीं खाएंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। वो भी जरूरी है, लेकिन कुछ समय इस राष्ट्र के लिए निकालें। इस राष्ट्र के लिए समय निकालेंगे तो राष्ट्र में ये जो व्यवस्था है, जो अंग्रेजों की थोपी हुई, जिसको आज भी 76 साल तक ये जो काले अंग्रेज ढो रहे हैं और हम लोगों को लूट रहे हैं, गरीबों को गरीब बनाते जा रहे हैं और अमीरों को अमीर बनाते हुए जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भुखमरी बढ़ती जा रही है, कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है। हर बार सुनते हैं जीडीपी 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 इतनी होगी, जीडीपी उतनी होगी। 90-95% लोगों को तो ये भी नहीं पता कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। बस सुन लिया, रट्टे मार रहे हैं अंधभगत। जीडीपी 7% बढ़ गई, 2% बढ़ गई, 1% बढ़ गई, कुछ नहीं बढ़ा। ये सिर्फ बनावटी बातें हैं। जीडीपी का पहली बात तो आप मतलब समझ ले, जीडीपी का मतलब क्या है। 95% लोगों को तो गारंटी के साथ कहता हूँ ये नहीं पता कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। बस बके जा रहे। जीडीपी नेताजी ने कह दिया कि जीडीपी हमने 4 से 5% बना दी, 5 से 7 बना दी। हाँ जी देखो हमारी पार्टी है, जीडीपी इतनी बढ़ गई, पहले इतनी थी, कांग्रेस में इतनी थी, आज इतनी होगी। कुछ नहीं हुआ, ये सब दिखावा है, सब झूठ है। जीडीपी हुआ करती चाणक्य के राज में। जब भारत का प्रधानमंत्री चाणक्य थे, उस समय भारत की जीडीपी थी 40%। उतनी जीडीपी कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी नेता आ जाए, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। और ये हो सकती है
आज फिर दोबारा से भारत की जीडीपी 40-45% भी हो सकती है, बस शर्त है कि वफादार राजा हो। लच्छेदार बस भाषण देने वफादार राजा नहीं बनता कोई। ये बड़ी बड़ी सड़कें बना के, बड़े बड़े पुल बना के, मेट्रो चला के, हवाई जहाज़ों में सफ़र सस्ता करके, या वीआईपी ट्रेनें निकाल करके वीआईपी ट्रेनों में सफ़र गरीब जनता को करा के, उससे गरीब निकलता। कोई भी गरीब आदमी अगर एसी में जाने लगा जर्नल से, तो वो कोई अमीर नहीं बन गया है। तो देश का जो विकास जो है ना, इन चीज़ों से नहीं नापा जाता है कि बड़े बड़े पुल बना दिए, बड़े बड़े सड़क बना दी, हाईवे बना दिया। इनसे देश की अमीरी गरीबी नहीं नापी जाती, इससे देश की जीडीपी नहीं नापी जाती। देश की जीडीपी वहाँ से नापी जाती है देश की जनसंख्या के स्तर से, कि देश की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है और देश में जनसंख्या के आधार पर गरीब कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, भुखमरी कितनी है। उस लेवल पर अगर जिस दिन नापने शुरू करेंगे तो भारत जाके 170वें नंबर पाएगा गरीबी पे। आप कभी भी गूगल करके देख लेना, भारत का 170वां 71वां नंबर है गरीबी की रेखा के अंदर। तो कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं, लोग तो अंधभगत बने पड़े पार्टियों के, राजनेताओं के, राजनीतिक पार्टियों का अंधभगत है, बस उनके नारे लगाने में व्यस्त हैं। क्या हो रहा है, क्या पीछे हुआ है, क्या आगे होगा, कुछ पता ही नहीं है। तो जिस भी आदमी के अंदर, जिस भी व्यक्ति के अंदर अगर भारत के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अगर जरा सा भी प्रेम है, तो वो मेरे साथ आएगा, बिना इन्विटेशन के आएगा, वॉलेंटियर होकर के आएगा, इस राजनीति, इस क्रांति का, इस आंदोलन का हिस्सा बनेगा। अदरवाइज जहाँ तक हमसे होगा, मुझसे होगा, मैं मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा, होगा तो ठीक है, नहीं तो हम भी एक दिन 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। सबको होना है, जो सब होते हैं हम भी हो जाएंगे। लेकिन कम से कम इतनी तसल्ली होगी जब मरेंगे कि हमने कोशिश की थी। हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है। 17-18 साल आर्मी में रह के भी भारत को सेवा दी है, देश विदेश में सेवा दी है, देश के अंदर भी सेवा दी है, देश के बाहर विदेश में भी सेवा दी है। तो ये जज्बा बचपन से राष्ट्र प्रेम का जज्बा है, कल भी था और आज भी और हमेशा रहेगा। और जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक राष्ट्र के लिए काम करता रहूँगा, कोशिश करूँगा इस व्यवस्था को बदलने की, अपने लेवल पे बदली जाए या ना बदली जाए। कोशिश तो बहुत लोगों ने की, क्रांतिकारियों ने की, लेकिन उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनके सामने जो उन्होंने सपना देखा वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन उनको कहीं न कहीं शकुन था कि हम जो कर रहे हैं वो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। तो मुझे भी जब मैं मरूंगा तो मुझे शकुन होगा, मैंने कोशिश की, मैं कामयाब हुआ या नहीं हुआ, वो अलग बात है। कल राजीव भाई दीक्षित ने भी बहुत कोशिश की, उन्होंने भी 10-15 साल तक बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनको मरवा दिया गया। क्योंकि मुझे पता है कि जो राष्ट्रभक्त होते हैं, जो देश को प्रेम करते हैं, अपने राष्ट्र को प्रेम करते हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, उनको मार दिया जाता है या उसको लाइन से हटा दिया जाता है, उनको काम नहीं करने देते हैं। आज नई बात नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी ऐसे मारा गया था, मरवा दिया गया था। उसके बाद में राजीव भाई दीक्षित आए, उनको भी मरवा दिया गया था। बहुत सारी बातें हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरे मन में बहुत कुछ बना। लेकिन एक लास्ट बात मैं कहता हूँ, मेरे अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम, भक्ति कूट कूट करके भरी बचपन से, और इसलिए मैं आर्मी में गया, और इसीलिए मैंने देश विदेश में आर्मी में जा कर के देश को सेवा दी है। और तब से भी मैं आज तक भी समाज सेवा में लगा हूँ, और आज भी मेरा मकसद ये है कि मैं इस राष्ट्र के लिए कुछ करके जाऊँ। मैं कामयाब होता हूँ या नहीं होता हूँ, ये बात की बात है, लेकिन मुझे शकुन होगा जिस दिन मैं मरूंगा कि मैंने बहुत कोशिश की। मैं कामयाब नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन मैंने अपना फर्ज निभाया इस राष्ट्र के प्रति। तो मैं आप भी सब लोगों से विनती करता हूँ, आप भी अपने लेवल पर राष्ट्र के प्रति फर्ज निभाएं, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाएं। होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। ये कोई सोच के नहीं करता है, कि कोई भी ये सोच के नहीं काम करेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ पूरा ही हो जाएगा। कोई भी काम अगर आप शुरू में करते हो आपको असंभव लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो संभव हो जाता है। बहुत क्रांति आज से पहले देश में हुई, वो भी बहुत असंभव लगती थी। पहले बहुत आंदोलन हुए, बहुत असंभव होती थी, लगता था, लेकिन बाद में वो संभव हो गया, वो कामयाब भी हो गई। तो हम और आप सब मिलकर के अगर ये क्रांति और आंदोलन करते हैं इस व्यवस्था को बदलने की, तो हो सकता है कि हम भी कामयाब हो जाएं। तो आज के अंक पर बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।